नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीएस एकेडमी में। और आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरे साथियों, अगर आप 10th क्लास 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड 2026 में पूछने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, उन सारे क्वेश्चन को इसमें क्लियर करने का प्रयास किया गया है। मेरे साथियों, इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया गया है। और इसकी दूसरी विशेषता ये है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड है, जो पहले पूछा गया क्वेश्चन है, आप जानते हैं उसका महत्व कितना होता है। उन सारे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार से छूट ना पाए। तो मेरे साथियों, इसमें इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। और चलिए, अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में बढ़िया से पास होना है तो आपको इस वीडियो को देखना एकदम आवश्यक है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा। और दूसरी इसकी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो चीज आप सब्जेक्टिव में पढ़ते हैं ना, उसको सब्जेक्टिव में रटते हैं ना, उस चीज को हमने इसमें ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया है। एकदम सरल तरीका से ऑब्जेक्टिव में आप उस चीज को याद कर सकते हैं, आपको सब्जेक्टिव की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि यह वीडियो अन्य दोस्तों के पास भी पहुंच जाए जो अगले साल यानी 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथियों, ये पूरा का पूरा वीडियो जो है, ये क्वेश्चंस है, सब किस पे आधारित है? एनसीईआरटी पे। जो आपके बुक का मैप है, चित्र है, वो आपके सामने है। इसी बुक से सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, इसी बुक से सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है? हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन है अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, आर्थिक विकास, आर्थिक क्रियाएं। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ना मेरे साथियों, वो होगा डी, आर्थिक क्रियाएं। आप सुनिए, अब पहले आपको विशेषता बता देते हैं इस हमारे क्वेश्चन में, हमारे वीडियो में, कि देखिए, आप कहीं पे पढ़िएगा ना सब्जेक्टिव, तो पूछा जाता है आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, या आर्थिक क्रियाएं क्या कहलाती है। आपसे ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन होता है कि आर्थिक क्रियाएं क्या कहलाती है या आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो मेरे साथियों, इसका आंसर आपको एकदम आसानी से दिख रहा होगा, यहाँ जो हमने क्वेश्चन के रूप में लिख रखा है वो समझ में आ रही होगी आपको। हमने यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में क्या लिखा है? हमारी वे सभी आर्थिक क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है मतलब क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं। समझ में आई? यानी जो आप क्वेश्चन में पढ़ते हैं ना कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, वो आंसर जो होता है ना, वो आंसर हम यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में लिख दिए हैं। समझ में आ रही होगी? यानी जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, उसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके लिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हुआ और ऑब्जेक्टिव के रूप में भी ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्योंकि हमने लिखा है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि हमारी वे सभी आर्थिक क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक क्रियाएं। ये हो गया ऑब्जेक्टिव रूप। और अगर पूछता है कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं क्या कि हमारी वे सभी आर्थिक क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। समझ आई? अगला क्वेश्चन मेरे साथियों, देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको सब्जेक्टिव भी मिल जा रहे हैं। आप ऐसे ना सोचिए कि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्टिव छूट रहा है, एकदम नहीं। आपका सब्जेक्टिव भी यहाँ से क्लियर हो रहा है। अभी जो जैसे आपने उदाहरण के तौर पर इस क्वेश्चन को देखा ना, उसी तरीके से इसका क्या होगा? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों यहाँ से क्या हो रहा है? क्लियर हो रहा है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। मतलब कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं के योग को क्या कहा जाता है। तो मेरे साथियों, इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला आर्थिक प्रगति, आर्थिक विकास, अर्थशास्त्र, और ऑप्शन डी है अर्थव्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो आंसर है आपका अर्थव्यवस्था। यानी समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं के योग को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। आपका सब्जेक्टिव समझ में आ रहा है साथियों? जैसे कमेंट करके बताते रहिएगा। क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, क्वेश्चन क्या हो जाए कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं के योग को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। समझ में आई? तो यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हुआ कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से निकाल लिए, एकदम शॉर्ट सा प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर। समझ आए? और यहीं से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी निकालिए। कैसे पूछा गया है कि समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था। दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के संबंध में
अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने का एक प्रणाली है। यह कथन किसका है? यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने का एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? यानी किसने कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने का एक प्रणाली है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ब्राउन। मिस्टर ब्राउन यानी प्रोफेसर ब्राउन ने यह बात कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने का एक क्या है? प्रणाली है। समझ आई? यानी ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने का एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? ब्राउन का। यानी ब्राउन ने अर्थव्यवस्था की परिभाषा देते हुए कहा था कि अर्थव्यवस्था और कुछ नहीं, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने का एक प्रणाली है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताइए, ब्राउन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? आर्थिक क्रियाओं को मोटे तौर पे कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन पहला है आपका ए नंबर में है 2, बी 4, सी 3 और डी 5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ना 3, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारी आर्थिक क्रियाएं होती है ना, इन आर्थिक क्रियाओं को हम मोटे तौर पे कितने भागों में बांट देते हैं? 3। और इन तीनों को क्या कौन कौन सी होती है? एक होती है प्राथमिक क्रिया, और दूसरा होता है द्वितीय क्रिया, और तीसरा होता है तृतीय क्रिया। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया क्या होती है आप टेंशन मत लीजिए, इसको भी हमने क्वेश्चन में इंक्लूड करके रखा है, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मजा आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं पशुपालन किस क्रियाकलाप में आता है? समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? जो क्वेश्चन हम इससे पहले किए थे ना, उस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था, जैसे हम क्या पढ़े थे कि आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो वही क्वेश्चन इसका जो आंसर क्या लाए थे? 3। तो हमने 3 लाए थे। अब यहाँ पे देखिए इसमें का पहला कौन है, यानी इस 3 में से जो पहला है ना उसको हम यहाँ पे समझ लेंगे। कैसे? क्वेश्चन क्या है कि कृषि एवं पशुपालन किस क्रियाकलाप में आता है? तो मेरे साथियों इसका जो आंसर होगा ना वो आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक क्रियाकलाप। अब अगर आपसे कहें कि ये जो 3 था ना, ये 3, इसमें से पहला कौन है, तो पहला ये हो जाएगा। समझ में आ रही है? पहला कौन सा हो जाएगा? कृषि एवं पशुपालन। आप समझिए, प्राथमिक क्रियाकलाप जो होता है ना, इसमें कृषि होता है, पशुपालन होता है, मछली पालन होता है, मुर्गी पालन होता है। ये क्रियाएं जो हमें सीधे प्राकृतिक से जुड़ करके करनी होती है ना, वो सारी की सारी क्रियाएं क्या कहलाती है? प्राथमिक क्रियाकलाप। समझ में आ रही है मेरे साथियों? एकदम कमेंट करके बताते रहिएगा। तो पहला जो हमारा क्रियाकलाप होता है ना, वो क्या कहलाता है? प्राथमिक क्रियाकलाप। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन कौन से कार्य आते हैं? खेती करना हो गया, वृक्षारोपण हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया। यानी जो क्रिया हम प्राकृतिक से सीधे जुड़ के कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी क्रियाएं हमारी क्या हो जाएगी? प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक क्रियाकलाप। तो समझ आ गई होगी मेरे साथियों? यानी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आता है, यानी कृषि एवं पशुपालन किस क्रियाकलाप में आता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रियाकलाप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्माण उद्योग किस क्रियाकलाप में आता है? निर्माण उद्योग किस क्रियाकलाप में आता है? मेरे साथियों आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम पहले बताए थे प्राथमिक क्रियाकलाप, फिर दूसरा क्या बताए थे? द्वितीय क्रियाकलाप, और तीसरा क्या बताए थे? तृतीय क्रियाकलाप। तो प्राथमिक क्रियाकलाप को हम क्या कर लिए हैं? समझ लिए हैं। यानी इसको हम क्या कर लिए हैं? समझ लिए हैं। अब किसको समझना है? इसको, यानी द्वितीय क्रियाकलाप को क्या करना है? समझना है। चलिए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि निर्माण उद्योग किस क्रियाकलाप में आता है? तो पहला में तो क्या हो गया था? कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, वो सब हो गया था। और दूसरा में क्या हो जाएगा ना? निर्माण उद्योग। दूसरा क्रियाकलाप में क्या हो जाएगा? निर्माण उद्योग। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा ना? द्वितीय क्रियाकलाप। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यानी निर्माण उद्योग किस क्रियाकलाप में आता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, द्वितीय क्रियाकलाप। मेरे साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और इसी तरह इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो, पूरा वीडियो देखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, बैंक, परिवहन, संचार तथा व्यापार। यानी कौन कौन से है? एक है बैंक, परिवहन, संचार और व्यापार किस आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं? तो आप बता दीजिए। कैसे बताइएगा? पहला तो पढ़ लिए हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप हो ही गया है, द्वितीय हो गया, बचा कौन है? तृतीय। देखिए तो इसमें तृतीय क्रियाकलाप किस ऑप्शन में है? देखिए बताइए कौन सा होगा? देखिए ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यानी आपका जो बैंक, परिवहन, संचार तथा व्यापार की क्रियाएं होती है ना, ये किस क्रियाकलाप में आ जाती है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी तृतीय क्रियाकलाप। तो प्राथमिक क्रियाकलाप क्या हो गए? कृषि करना, पशुपालन करना, मुर्गी पालन करना, है ना, ये सब कौन सा क्रियाकलाप हो गया था? प्राथमिक क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप में सारे के सारे उद्योग धंधे, ये सब किस क्रियाकलाप में आ गया था? द्वितीय। और इसके बाद बैंकिंग,
परिवहन, संचार। बतलाइए, इसमें किसी वस्तु का उत्पादन होता है? नहीं होता है। तो होता क्या है? सेवा दिया जाता है। समझ में आ रही है? सेवा। अब जैसे मान लीजिए हम क्या किए कि कोई व्यक्ति वाहन चलाता है, तो वाहन चलाता है तो हम क्या करेंगे, जाएंगे, कहेंगे भैया हमको यहाँ जैसे मान लीजिए कि इस शहर में जाना है या उस मतलब कुछ भी अपना मतलब कि हमको इस जगह पे जाना है, वो क्या करेगा, उस जगह का उत्पादन करके दे देगा? नहीं। क्या करेगा, कहेगा बैठिए हमारे गाड़ी पर, चलिए हम आपको वहां पे जाके छोड़ देते हैं। वो बैठाएगा, आपको ले जाकर वहां पे ले जाकर क्या करेगा, छोड़ देगा। तो जब आपको ले जाके वहां पे छोड़ेगा ना, तो उसके बदले में वो क्या लेगा? पैसा। समझ में आ रही है? क्या लेगा? पैसा। और इस पैसे के बदले वो क्या दिया? आपको सेवा दिया। क्या मिला आपको? सेवा। यानी आप उसके गाड़ी पे बैठे और बैठ करके आपको जहां जाना था ना, वहां पहुंच गए। तो वो उस वहां तक आपको पहुंचाने के बदले क्या लिया था? पैसा। तो इस पैसे के बदले आपको क्या दिया था? सेवा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सारे के सारे वह क्रियाकलाप जो सेवा में आते हैं, यानी सेवा का कार्य होता है ना, यह सेवा का कार्य किस में आ जाता है? तृतीय के क्रियाकलाप। समझ में आई बच्चों? मेरे साथियों, अब देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप हो गया कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन। दूसरा क्रियाकलाप उद्योग धंधा। और तीसरा क्रियाकलाप कौन हो गया? सेवा। तो बैंक भी तो सेवा है। बैंक आपको कौन से वस्तु का उत्पादन कर देता है? बताइए। चाहे पैसा का उत्पादन करके देता है क्या? आपको पैसा देता है? ले जाइए पैसा, ले जाइए, ले जाइए। नहीं देता है। वो आपका जो पैसा बैंकों में जमा होता है ना, वही पैसा आपको देता है। हाँ, उस पर क्या देता है? ब्याज। ब्याज देता है। और कुछ देता है? नहीं देता है। नहीं देता है तो आपको क्या देता है? सेवा। समझ में आ रही है ना? आप ले जाके पैसा, अच्छा मान लीजिए आप किसी को लोन दे दीजिएगा, तो लोन दीजिएगा तो उसका सेवा होगा। लेकिन आप किसी के पास पैसा दे दीजिए, लीजिए हमारा पैसा रख दीजिए, 10 दिन के बाद आपसे ले लेंगे, 15 दिन के बाद आपसे ले लेंगे। अब 15 दिन के बाद कहीं भागे जाए तो कैसे भी सौ मिलेगा? तो मतलब कहने का ये है ना कि आपका जो पैसा है ना, क्या होगा कि आप किस बैंक में जमा कर रहे हैं और बैंक से आप कुछ समय के बाद ले रहे हैं, फिर जमा कर रहे हैं, फिर तो आपके लिए वो क्या कर रहा है? सेवा कार्य कर रहा है, सेवा दे रहा है। आपको क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है। तो वो जो बैंक है ना, ये बैंक सेवा में आ जाएगा। परिवहन यानी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान, या आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ये क्या हो जाएगा? सेवा। संचार यानी सूचना पहुंचाना, ये क्या हो जाएगा? संचार। और उसके बाद व्यापार। बताइए, आपकी वस्तु खरीदिए कोनो वस्तु तो आपके यहाँ आएगा, ऑर्डर करिएगा तो, या कोई बेचिएगा तो आपके यहाँ से दूसरी जगह पे जाएगा। तो ये सब कार्य कौन से कार्य हैं? सेवा कार्य हैं। तो जितने सारे सेवा कार्य होंगे वे सब किस में आ जाएंगे? तृतीय क्रियाकलाप। तो बताइए साथियों, कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? सी। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा? तृतीय क्रियाकलाप। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सन 2007 में भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था? यानी आपका क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि सन 2007 में भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था? प्राथमिक क्षेत्र बताइए तो साथियों कौन सा था? प्राथमिक क्षेत्र कौन सा था? तो हम बताए थे ना कि कृषि हो गया, क्या कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सारे के सारे क्रिया कौन से थे? प्राथमिक क्रियाकलाप। तो ये इन प्राथमिक क्रियाकलापों से जो आय होता था ना, वो हमारे देश के आय, कुल आय का कितना प्रतिशत होता था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मतलब कहा जा रहा है कि 2007 में भारत की कुल अर्थव्यवस्था है ना, उसमें इन प्राथमिक क्रियाकलापों का योगदान कितना था? तो ऑप्शन में जो है ना, ये ऑप्शन में क्या है? 24%, 49%, 51%, और ऑप्शन डी में क्या है? 52%। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ना मेरे साथियों, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 22%। समझ में आ रही है? यानी हमारे कुल अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था 2007 में? तो आंसर क्या हो जाएगा? 22%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2007 में भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना था? मेरे साथियों गौर कीजिएगा एक बात को कि हम देखिए प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, इन सारी चीजों को समझाते हुए इसका योगदान भी बता रहे हैं। मतलब इतना विस्तार से शायद ही कहीं पे आपको क्वेश्चन मिल पाए। जो मिल रहा है ना, इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिए, एकदम देखते रहिए शुरू से अंत तक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2007 में भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? यानी द्वितीय क्षेत्र कौन सा? तो निर्माण उद्योग का, यानी उद्योग सेक्टर का पूरा योगदान कितना है? तो इसका जो ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। यानी टोटल योगदान कितना है? तो 22%। भारतीय अर्थव्यवस्था में 2007 में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 22%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका आंसर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2007 में भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना था? देखिए प्राथमिक, द्वितीयक, अब तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना था? तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था? 22, और द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना था? 22%, और दोनों मिलाकर कितना हो जाता है? 44%। अब बाकी बचा कितना? 56%। तो देखिए तो ऑप्शन में कौन सा है 56%? तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। यानी 2007 में भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना था? 56%। कौन सा क्षेत्र? तृतीयक। यानी कौन सा कार्य? सेवा कार्य। आप ऐसा मान के चलिए ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सबसे ज्यादा योगदान बढ़ रहा है ना, किसका बढ़ रहा है? सेवा क्षेत्र का। तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए ना कि इसमें अपनी भूमिका को, या इसमें
इतना सारा पैसों को इन्वेस्ट करके इसको आगे बढ़ाया जाए ताकि इसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, रोजगार। अब जैसे ही लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा ना मेरे साथियों, रोजगार मिलने से लोगों का आय बढ़ता है, और जब आय बढ़ता है ना तो क्या होता है कि उसके आय बढ़ने से उसका मांग बढ़ता है, उपभोग बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल पे चलता था, पैसा हो गया, अब क्या करेगा, अब गाड़ी खरीदेगा, समझ आ रही है ना। तो गाड़ी खरीदेगा तो गाड़ी की मांग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो जब गाड़ी की मांग बढ़ेगी तो कंपनी में उसका उत्पादन भी तो बढ़ेगा, और जब कंपनी में उसका उत्पादन बढ़ेगा तो समझिए क्या होगा, उसके लिए और ज्यादा कंपनी लगाना पड़ेगा या अपने कार्य को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, और मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी, और जब और मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी तो जो लोग बेरोजगार हैं उनको क्या मिलेगा, रोजगार, और फिर उनका आय बढ़ेगा तो फिर यहीं के लिए चलते रहेगा। तो मेरे साथियों, सरकार को चाहिए कि इस क्षेत्र में क्या करे, और ज्यादा बढ़ावा दे ताकि अर्थव्यवस्था में इसका योगदान और ज्यादा क्या हो, बढ़े। क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन क्या है, 2007 में भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय सेक्टर का योगदान कितना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 56%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए अर्थव्यवस्था जो होते हैं ना, ये होते हैं 3 प्रकार के। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर का, ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, 3। अब आप टेंशन मत करिए कि कौन कौन अर्थव्यवस्था होता है, सब क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो में, बस आप देखते रहिए, धीरज बनाए रखिए और अगला वीडियो मतलब अगला क्वेश्चन देखते रहिए। चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ आ गया पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व निजी हाथों में हो क्या कहलाता है, तो यह कहलाएगा ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ में आ रही है मेरे साथियों, यानी क्वेश्चन है कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व निजी हाथों में हो क्या कहलाएगा, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ आ रही है। तो अब देखिए बता रहे हैं आपको कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पे आप देखे थे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, 3। अब चलिए यहाँ पे देख लीजिए 3 कौन कौन होते हैं। एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा होता है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं, कौन कौन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी एक ये समाजवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरा कौन सा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा कौन सा हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था हो गए। अब यहाँ से अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे कि आप बताइए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो आपको अगर आंसर लिखना होना तो आप कुछ मत सोचिए, हमारा ये वीडियो देखिए और इसमें ये वाला जो लिखा गया है ना क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को उतार दीजिए। समझ में आ रही है ना, क्या लिखा है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व निजी हाथों में हो, किस हाथों में हो, निजी हाथों में हो, उसे क्या कहेंगे, इसको हटा दीजिएगा उस शब्दों में, उसे उसके बाद लिख लीजिएगा, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में आ गई मेरे साथियों। तो परिभाषा के तौर पे क्या लिख सकते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व निजी हाथों में हो क्या कहलाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ में आ गई मेरे साथियों। तो आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो गया और इसके साथ साथ कौन सा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बताइए, तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व निजी हाथों में हो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा मेरे साथियों, कमेंट करिए। तो अब ये क्या कहलाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा होता है कि बताइए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो आप आंसर में क्या बतलाते, यही ना परिभाषा आप लिख देते हैं यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद कहते हैं उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ आ रही है मेरे साथियों, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बस लास्ट तक बने रहिए, सारा इस चैप्टर का क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा एकदम, बस लास्ट तक बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यानी अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया नामक जो देश है, इन देशों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो इसका जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आप समझ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन से 3 गो क्वेश्चन 4 गो क्वेश्चन निकल रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल में जब आप परिभाषा पढ़िएगा ना, इस परिभाषा पढ़िएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, तो इस परिभाषा का जब आप एग्जाम्पल दीजिएगा ना, तो एग्जाम्पल के रूप में क्या लिख सकते हैं, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो आपका इसमें वाला आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ में आ रही होगी मेरे साथियों, क्योंकि देखिए हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है पढ़ लिए, उसका एग्जांपल भी पढ़ लिए कि कहाँ कहाँ पे ये अर्थव्यवस्था पाई जाती है, और उसको एक ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में भी बना के देख लिए कि अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मेरे साथियों एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा आपको वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व देश के पास होता हो क्या कहलाता है। यानी जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व उस देश के पास होता है ना, उसे क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समझ में आ रही है। यानी जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व किसी देश के पास होता है ना, उसे क्या कहेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समझ में आ रही है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, समझ में आ रही है, ये दूसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो अगर पूछेगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, तो आप इसका सब्जेक्टिव में आंसर यहां से आराम से लिख सकते हैं कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व किसी देश के पास होता है, तो उसे हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समझ में आई मेरे साथियों। आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। आप अपने कॉपी में लिख लीजिए इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से और रख लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए तो ये समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चीन एवं क्यूबा में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि चीन एवं क्यूबा नामक देश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। समझ में आ रही है। यानी जैसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल के रूप में अमेरिका को लिख रहे थे ना, उसी तरीके से समाजवादी अर्थव्यवस्था की जब परिभाषा लिखेंगे ना, तो इसके एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे, चीन एवं क्यूबा। समझ में आ रही है मेरे साथियों। चलिए तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि चीन एवं क्यूबा नामक देश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी हाथों में भी हो। समझ में आ रही है। यानी जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी हाथों में, दोनों हाथों में हो, यानी सरकार के पास भी हो और निजी हाथों में भी हो, तो इस प्रकार के अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे, तो इस प्रकार का अर्थव्यवस्था कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आ रही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, तो उसमें उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसका था, तो निजी व्यक्ति का था, खास व्यक्ति था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व किसका था, सरकार का था या देश का था। अब जो है ना, इसमें क्या है कि इसमें उत्पादन के साधनों पर दोनों का हाथ है, सरकार का भी हाथ है और निजी व्यक्तियों का भी हाथ है। यानी अब इसमें क्या हो जा रहा है, दोनों का मिश्रण। समझ आ रही है। इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी मिश्रण आ जा रहा है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी मिश्रण आ जा रहा है। इसलिए जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आ रही है मेरे साथियों, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और आप सुनिए, और अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन कर दे सब्जेक्टिव में आपसे 2 नंबर का पूछता भी है, अगर कह दे कि आप बतलाइए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, या 2 नंबर के लिए पूछ दे बतलाइए, अब आंसर लिखा जाएगा ना। आंसर में क्या लिखेगा, वह अर्थव्यवस्था। यानी आप यहां से लिख सकते हैं कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी हाथों में भी हो, तो इस प्रकार के अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे, तो कह देंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आई मेरे साथियों। बहुत ही क्वेश्चन को आसानी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में भी आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। समझ में आ रही है। अब जैसे मान लीजिए कि पहला वाला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण दिए थे, दूसरा वाला क्वेश्चन में समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण दिए थे, और ये तीसरा वाला क्वेश्चन में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़े थे ना। तो अब ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या है, उदाहरण। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। समझ आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आ रही है। यानी हमारे यहाँ देखिए कुछ प्राइवेट कंपनियां भी वस्तु का उत्पादन कर रही है और सरकारी कंपनियां भी वस्तु का उत्पादन कर रही है। यह सरकारी कंपनियां भी सेवा दे रही हैं और प्राइवेट कंपनियां भी सेवा दे रही है। रेलवे सेवा हो, बस सेवा हो या एयर सेवा हो, ये सारी सेवाएं प्राइवेट कंपनियां भी देती हैं और सरकारी कंपनियां भी देती हैं। यानी उत्पादन के कुछ साधनों पर निजी व्यक्ति का भी हाथ है और उत्पादन के कुछ साधनों पर किसका है, सरकार का भी हाथ है।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में जो अर्थव्यवस्था पाई जाती है ना, वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आएगा योगी? यानी आपसे अगर अब सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो उसका परिभाषा दे सकते हैं। उदाहरण में पूछे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में पाई जाती है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दे, जैसे हम क्वेश्चन लिखा है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो इसका आंसर आप क्या कर दिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में पाई जाती है, तो आंसर में क्या लिख सकते हैं? आंसर में लिख सकते हैं भारत। समझ में आ रही है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता किसे माना जाता है? समझ आ रही है? एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था और एक क्या था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें कह रहा है ना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों के बीच का रास्ता कौन है, यानी इन दोनों के बीच में चलने वाला अर्थव्यवस्था कौन है? तो इन दोनों के बीच में बचा कौन था? बताइए तो, कौन बचा था? एक ही ना बचा था, कौन? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। कौन सा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास की जिस पद्धति से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर उच्च हो। समझ आ रही है? कह रहा है कि आर्थिक विकास की जिस पद्धति से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर उच्च हो, यानी उसके जीवन में समृद्धि आए, विकास हो, वो मतलब सुख सुविधाओं को आसानी से भोग पाए, इस तरीके के जब उसके अंदर विकास हो, तो ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संभव हो पाती है? समझ आ रही है? यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास की जिस पद्धति से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर उच्च हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यानी आर्थिक विकास की जिस पद्धति से समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर उच्च हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे समावेशी विकास। यानी जिसमें सब लोगों के, यानी सभी समाज के जीवन स्तर को उच्च उठाने का प्रयास किया जा रहा हो, तो इस प्रकार के विकास को क्या कहेंगे? समावेशी विकास। समझ आई? आप देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में हुई प्रगति के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यानी कह रहा है कि विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में जो प्रगति होती है, उस प्रगति के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में है एक आर्थिक वृद्धि, एक है आर्थिक विकास और एक है आर्थिक प्रगति और एक है इनमें से कोई नहीं। तो जो विकसित राष्ट्र होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा धनवान राष्ट्र होते हैं, उनके यहाँ जब अर्थव्यवस्था में विकास होता है, उछाल आती है ना, तो उसके यहाँ जब अर्थव्यवस्था में उछाल आती है ना, तो इसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वह शब्द होता है आर्थिक वृद्धि। समझ में आ रही है? यानी आपके पास पैसा है, यानी उस देश के पास पैसा है, उस पैसा में और क्या हो गया है? वृद्धि हो गया है। तो उसके लिए हम किस शब्द का उपयोग करते हैं? आर्थिक वृद्धि। समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्या है कि विकसित देशों के लिए, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में हुई प्रगति के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आर्थिक वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विकासशील देशों के अर्थव्यवस्था में हुई प्रगति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैसे मान लीजिए उसने था कि विकसित देशों के अर्थव्यवस्था में हुई प्रगति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हमने क्या बताया था? आर्थिक वृद्धि, यही बताए थे। तो आर्थिक वृद्धि शब्द का उपयोग जब विकसित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में विकास होता है ना, तो उसके लिए कौन सा शब्द का उपयोग करते हैं? तो उसका आंसर क्या होता है? आर्थिक वृद्धि। लेकिन इस क्वेश्चन में है कि विकासशील, यानी जो विकसित नहीं है, क्या है? अभी विकास उसका हो रहा है, यानी विकासशील है। जिसका विकास हो चुका होता है उसे कहते हैं विकसित राष्ट्र, और जिसका विकास नहीं हुआ होता है, वो विकास की क्रिया में चल रहा होता है ना, यानी उसका विकास हो रहा है, अभी क्रिया में है, तो उसे क्या कहेंगे? विकासशील। समझ आ रही है? तो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में जब प्रगति होती है ना, तो उसके लिए जिस शब्द का उपयोग करते हैं वह शब्द होता है आर्थिक विकास। समझ आ रही है? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विकसित तथा विकासशील दोनों ही राष्ट्रों के लिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विकसित तथा विकासशील दोनों ही राष्ट्रों के अर्थव्यवस्था में हुई प्रगति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैसे विकसित राष्ट्र के लिए अलग और विकासशील राष्ट्र के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कोई ऐसा भी शब्द है जो इन दोनों राष्ट्रों के अर्थव्यवस्था में प्रगति के लिए उपयोग में लाया जाता हो, तो ऐसा भी शब्द है, और वो शब्द कौन सा है? तो वो शब्द है आर्थिक प्रगति। समझ में आ रही है? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यानी जब विकासशील देश हो चाहे विकसित देश हो, इन दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा हो ना, ये प्रगति हो रही हो ना, तो इन दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था में प्रगति के लिए हम एक कॉमन शब्द का उपयोग कर सकते हैं, और वो कॉमन शब्द क्या हो जाएगा? आर्थिक प्रगति। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? यानी पूछ रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का जो गठन है ना, वह हुआ था आपका 15 मार्च 1950 ईस्वी में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में। अब बताइए, देखिए अब आपके पास क्वेश्चन आ रहे होंगे दिमाग में कि ये योजना आयोग जो है ना, ये योजना आयोग ये क्या करता है?
क्यों बनाया गया था? अगर मान लीजिए कि ये योजना आयोग बनाया गया तो कोई उद्देश्य तो होंगे इसके बनाने का। मान लीजिए कोई योजना आयोग है, चाहे कोई भी आयोग है, उसको जब गठित किया जा रहा है तो उसका कोई उद्देश्य होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है, चलिए इसको समझते हैं अगले क्वेश्चन में। सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपको मिल जाएंगे, आपको टेंशन करना ही नहीं, बस आपको वीडियो को बढ़िया से देख करना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग क्यों गठित किया गया? तो मेरे साथ ये हो सकता है कि इसके अगले वाला क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछ रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो आंसर होगा ना मेरे साथियों, वो होता है पदेन प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यानी जब जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर रहेगा ना, वह व्यक्ति योजना आयोग का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। समझ में आ रही है? माफ कीजिए, जैसे अभी प्रधानमंत्री के रूप में कौन है वर्तमान में 2025 में प्रधानमंत्री कौन है देश का? तो प्रधानमंत्री क्या है? नरेंद्र मोदी। समझ में आ रही है ना? तो कौन है? मोदी जी। तो अभी देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो अभी इस योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होंगे? तो कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। समझ में आ रही है? यानी योजना आयोग का अध्यक्ष जो देश का पदेन प्रधानमंत्री या जो देश का प्रधानमंत्री होता है ना, वही व्यक्ति जो प्रधानमंत्री होता है वही व्यक्ति क्या होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। समझ आ रही है ना? ये योजना आयोग का अध्यक्ष बदलते रहते हैं। ये तब बदलते हैं जब प्रधानमंत्री बदल जाता है। जैसे अभी मोदी जी हैं, इसके बाद हो सकता है कोई और आ जाए, तो वह क्या हो जाएगा कि वह इस देश का योजना आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में क्या है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पदेन प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जब योजना आयोग बना था ना, उस टाइम में जो व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा वही ना इस योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। तो बताइए 1950 में देश का प्रधानमंत्री कौन था? गैस करिए तो 1950 में प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये थे योजना आयोग के गठित होने के समय में देश के प्रधानमंत्री। तो ये क्या थे? योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष। समझ में आ रही है? तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ में आ रही है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर। समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि योजना आयोग का कार्य क्या है? वही जो क्वेश्चन हम पहली बार ये क्वेश्चन आया था तब हम किए थे कि इसको हम बता रहे हैं उद्देश्य क्या है, तो वही उद्देश्य इस क्वेश्चन में आ गया है। देखिए समझिए, यहाँ पे कह रहा है ना कि योजना आयोग का अध्यक्ष, माफ करिएगा, योजना आयोग का कार्य क्या है? तो ये योजना आयोग का जो कार्य है ना, ये अगले 5 वर्षों के लिए विकास का योजना बनाता है। समझ आ रही है ना? यानी अगले 5 वर्ष में देश में विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, उन सारे कार्यों के लिए योजना बनाने का कार्य कौन करता है? योजना आयोग। समझ आ रही है? तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? योजना अगले 5 वर्षों के लिए विकास का योजना तैयार करना। यानी समझ में आ गई होगी। अगर पूछ देगा कि योजना आयोग का कार्य क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि अगले 5 वर्षों के लिए विकास की योजना बनाना। ये क्या होता है? योजना आयोग का कार्य। या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि योजना आयोग का उद्देश्य क्या था? तो योजना आयोग का उद्देश्य था कि अगले 5 वर्षों के लिए देश के लिए विकासात्मक कार्यों का योजना तैयार करे, ताकि देश में विकास के लिए कार्यों को किया जा सके। यह इसका उद्देश्य था। तो मेरे साथ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई? यानी जब देश आजाद हुआ, योजना आयोग बना, और योजना आयोग बनाने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की क्रिया प्रारंभ हुई, तो भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजनाएं कार्य की? तो भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजनाएं कार्य की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। यानी जो योजना आयोग बना और उस योजना आयोग के तहत जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, तो टोटल पंचवर्षीय योजनाएं जो लागू की गई ना, वो उसकी संख्या है 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? यानी जो पहली बार पंचवर्षीय योजना लागू की गई, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई, उसका अवधि क्या है? कब से कब तक वो लागू हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा ना, वो हो जाएगा 1950 से 1900 ये नहीं होगा, इसका राइट हो जाएगा 1951 से 1956। क्योंकि 1950 में क्या हुआ था? ये योजना आयोग का गठन हुआ था, योजना आयोग बना था, और ये पहला पंचवर्षीय योजना लागू कब किया था? 1951, और 1951 से लेकर के 1956 तक यह योजना कार्यरत था। उसके बाद फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि कितना है? 1951 से लेकर 1956 तक। यानी ऑप्शन नंबर कितना है? बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है योजना आयोग के उपाध्यक्ष का सहयोग कितने सदस्यों के द्वारा किया जाता है? जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री हो गए, तो प्रधानमंत्री का और भी बहुत सारे कार्य है, तो अलग अलग क्षेत्रों में वो कार्य करते रहते हैं, लेकिन विशेष तौर पे योजना आयोग के जो कार्य है उसको कौन देखेगा? तो इसके लिए एक उपाध्यक्ष बनाएंगे। तो ये जो उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं ना, ये अकेले कार्य नहीं करता है, इसके साथ कुछ और लोग भी मिलजुल करके इसके साथ सहयोग करते हैं, तब जाकर के ये अपना कार्य पूरा कर पाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो योजना आयोग है उसका उपाध्यक्ष जो नियुक्त होता है वो
कितने सदस्यों के द्वारा सहयोग पर काम करता है, यानी योजना आयोग के उपाध्यक्ष का सहयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा या कितने सदस्यों के द्वारा किया जाता है। समझ आ रही है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी 8 व्यक्तियों के द्वारा या 8 सदस्यों के द्वारा योजना आयोग का उपाध्यक्ष जो होता है उसका सहयोग किया जाता है और वो अपना कार्य कर पाता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन कब हुआ था। आप देखिए एक क्वेश्चन ये बदल क्या गया, पहले क्या था योजना आयोग, अब योजना आयोग से बदल के क्या हो गया नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो नीति आयोग का गठन हुआ था जनवरी 2015 ईस्वी में। आपको ऐसे भी मिल जाएगा कहीं इसका आंसर ऐसे मिल जाएगा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये मिल जाएगा 1 जनवरी 2015 ईस्वी। समझ आ रही है? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा वो होगा सी 1 जनवरी या जनवरी 2015 ईस्वी। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, यानी क्वेश्चन में है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जनवरी 2015 ईस्वी। अब देखिए जो नीति आयोग है ना ठीक वही है जो योजना आयोग था। माफ करिएगा, जैसे हमने योजना आयोग को पढ़ा था कि योजना आयोग का उद्देश्य क्या है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो उसी तरीके से ये जो योजना आयोग भी उसी तरीके से काम करता है, बस इसका नाम बदल गया। और ये नाम कब बदल गया, यानी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है ना कि योजना आयोग को खत्म कब किया गया था, तो ये हो जाएगा 2014 ईस्वी। समझ आ रही है? 2014 ईस्वी में योजना आयोग को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, और इसको रद्द करने के बाद जो अगला आयोग बना ना उसका नाम रखा गया नीति आयोग। ये काम कब हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य हुआ था कब 2015 ईस्वी में। समझ आ रही है? तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 ईस्वी में, और योजना आयोग को कब खत्म किया गया था, तो 2014 ईस्वी में। 2014 ईस्वी में योजना आयोग को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और उसके स्थान पर क्या बन गया ये नीति आयोग। समझ आ रही है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो इसका जो आंसर है ना वह है आपका आंसर 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। यानी देखिए योजना आयोग या नीति आयोग जो कार्य करता था ना, जैसे उस टाइम में योजना आयोग था, तो योजना आयोग जो कार्य करता था यानी उसको क्या कार्य होता था कि वो अगले 5 वर्षों के लिए विकासात्मक कार्य का योजना तैयार करे। तो अगले 5 वर्षों के लिए जो विकासात्मक योजना तैयार करता था ना, उस योजना को पारित कैसे किया जाए या उसको मान्यता कैसे दी जाए, उसके लिए एक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। समझ आ रही है? जैसे जब मान लीजिए संसद में कानून बनता है तो संसद के बाद उसको कहाँ जाता है, विधायक में विधानसभा में भेजने के बाद वहां से जब पारित होता है तो कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास, और जब राष्ट्रपति उसको अपना हस्ताक्षर कर देते हैं ना तो वो विधेयक बन जाता है, कानून। वैसे ही जब योजना आयोग किसी प्रकार के विकासात्मक कार्यों को योजना लाता है ना, तो इस योजना को कहाँ भेजा जाता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद में। समझ आ रही है? और राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जब उसको पारित कर दिया जाता है, बोलते हैं हाँ ये सही है, ये कार्य होना चाहिए, जब ये कहा जाएगा ना राष्ट्रीय विकास परिषद, तब क्या बन जाएगा, वो कानून बनेगा या उस योजना को मान्यता मिल जाएगी और उस योजना के तहत कार्य करना प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो इसीलिए इस राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अब ये इस राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो आंसर क्या है आपका 6 अगस्त 1952 ईस्वी। मेरे साथियों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कारण यह है कि हम उस तथ्यों को भी साथ में समझाते चल रहे हैं जो तथ्य आपके दिमाग में उठ रहे होंगे। जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद इसका कार्य बताइए। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका गठन कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 ईस्वी में, लेकिन ये क्या करता है बताइए, ये इसका गठन करने का उद्देश्य क्या है, ये कंसेप्ट या ये क्वेश्चन आपके दिमाग में तो ऐसे छूट जा रहा है, तो इसलिए वो भी क्वेश्चन हम क्लियर कर रहे हैं ना, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो मेरे साथियों थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और धैर्य रख करके पूरा क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए या पूरा वीडियो को देखिए। फुर्सत ना मिले तो बाद में वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका फर्स्ट चैप्टर अगर मान लीजिए साल भर में एक बार नहीं पढ़े ना, अभी पढ़ ले रहे हैं ना, ये साल भर काम करेगा, विश्वास करिएगा, पूरा साल भर काम करेगा। टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर से कंप्लीट होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए 5 वर्षीय योजना को किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है। वही क्वेश्चन जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन जो हम आपको समझाए थे वही क्वेश्चन है। यानी योजना आयोग जब योजना तैयार करता है ना, तो उसके लिए किसके अनुमति की सहारा लेनी पड़ती है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। समझ आ रही है? राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है, उसको पारित करता है और कह देता है कि हाँ अब ये क्या करना चाहिए, इसको जो ये 5 वर्षीय योजना बनाया गया है, जो विकास के लिए कार्य बनाया गया है, योजना बनाया गया, इसको क्या कर देना चाहिए, इसको अप्लाई कर देना चाहिए। तो अनुमोदित कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। समझ आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी राष्ट्रीय विकास परिषद। क्लियर हुआ? इन क्वेश्चन पूछ देगा अगर कि योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए योजना को किसके द्वारा, 5 वर्षीय योजना को किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका क्या, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है वस्तुओं की आदान प्रदान की क्रिया क्या कहलाती है। मेरे साथियों बहुत अच्छा से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तुओं की आदान प्रदान की क्रिया क्या कहलाती है। तो इस वस्तुओं के आदान प्रदान की क्रिया जो है ना, ये कहलाती है वस्तु विनिमय प्रणाली। समझ में आ रही है। विनिमय मतलब व्यापार की क्रिया। अब जैसे मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को देकर के कोई वस्तु खरीद रहे हैं, जैसे पैसा देकर के हम कोनो वस्तु खरीदते हैं। लेकिन बताइए, जब देश में पैसा नहीं था, मुद्रा नहीं था, तो हम लोग उस टाइम व्यापार नहीं करते थे। वैसे अभी के टाइम में क्या होता है ना, गांव देहात के लोग में, कि किसी घर मान लीजिए कि गेहूं है, ठीक है, गेहूं है लेकिन चावल नहीं है। समझ आ रही है। तो क्या करता है ना कि वो ले जाता है गेहूं, ले अपने पड़ोसी यहाँ, और ले जाकर कहेगा गेहूं ले लीजिए और इसके बदले हमें क्या दे दीजिए, चावल। समझ में आ रही है। तो गेहूं के बदले में क्या कर ले रहा है, चावल। व्यापार कर रहा है ना। तो इसी तरीके से जब एक वस्तु को हम लोग दूसरे वस्तु के बदले खरीदते हैं, तो यानी वस्तुओं के द्वारा विनिमय के कार्य करते हैं, यानी वस्तुओं के द्वारा वस्तुओं का व्यापार का कार्य करते हैं। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को आदान प्रदान की क्रिया क्या कहलाती है, वस्तु विनिमय प्रणाली। समझ में आ रही है। यानी क्वेश्चन है कि वस्तुओं की आदान प्रदान की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका आंसर जो है ना, वो क्या हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। मुद्रा के बिना व्यापार करने, यानी वस्तुओं से वस्तुओं का आदान प्रदान करके व्यापार जो किया जाता है ना, उस व्यापार को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। ऑब्जेक्टिव तो हो गया, सब्जेक्टिव भी पूछता है, कह देगा कि बताइए कि कहेगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। समझ में आ रही है। पूछ देगा क्वेश्चन कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ये वाला ऊपर वाला। इसको लिख दीजिएगा कि वस्तुओं के माध्यम से अथवा वस्तुओं के आदान प्रदान की क्रिया से की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियां या व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एटीएम का पूरा नाम क्या है। यानी एटीएम जहां से हम लोग पैसा उठाते हैं, वो मशीन जो लगी होती है, उस मशीन से हम लोग क्या करते हैं, पैसा उठाते हैं, बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस एटीएम मशीन का पूरा नाम क्या है, इस एटीएम का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। समझ में आ रही है। इसका पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय क्या कहलाता है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वह हो जाएगा मुद्रा विनिमय प्रणाली। यानी जब हम वस्तुओं के आदान प्रदान से व्यापार करेंगे तो वस्तु विनिमय प्रणाली, और जब मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं की खरीद बिक्री करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मुद्रा विनिमय प्रणाली। पैसा देकर के हम वस्तु खरीद रहे हैं या पैसा के माध्यम से जब वस्तु को बेच रहे हैं, तो इन सब के लिए क्या हो जाएगा, मुद्रा विनिमय प्रणाली। जब मुद्रा के माध्यम से हम व्यापार का कार्य करते हैं तो क्या कहा जाएगा, मुद्रा विनिमय प्रणाली। और वस्तुओं का अदला बदली करके व्यापार करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। जब वस्तुओं के आदान प्रदान से व्यापार करें तो क्या कहलाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। और मुद्रा के माध्यम से व्यापार का कार्य करेंगे तो क्या कहलाएगा, मुद्रा विनिमय प्रणाली। दोनों समझ में आ गई हुई कि मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या होता है और वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय क्या कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा विनिमय प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है। यानी 2004 में जब विश्व विकास संस्था ने अपना रिपोर्ट जब जारी किया था ना, तो उस रिपोर्ट के अनुसार भारत के लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय था ना, वह कितना था। तो वह आय जो था ना 28,000 रुपया था, मात्र 28,000 रुपया। यानी 2004 में जो देश के लोग थे ना, ये लोग हर एक लोगों के पास अगर आय को देखा जाए ना, तो ये लोग हर एक महीने कितना कमाते थे, 28,000 रुपया। सॉरी क्या होता है कि ये हर एक देश का प्रत्येक व्यक्ति कितना रुपया कमा रहा था, टोटल 28,000 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2002-03 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितना है। यानी 2002-03 में जब रिपोर्ट निकाला गया था ना कि बिहार में लोगों का प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो इसका आय कितना निकल के आया था। तो आंसर इसका जो है ना, आंसर हो जाएगा इसका डी, 5,700 रुपया प्रति व्यक्ति। यानी बिहार में उस समय एक व्यक्ति 5,700 रुपया ही कमा पा रहा था। समझ में आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 5,700 रुपया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये प्रथम मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा किसके निर्देशन पर तैयार किया गया था। यानी मानव विकास का जो रिपोर्ट है ना, जो पहली बार तैयार किया गया था, तो वो किसके निर्देशन पर तैयार किया गया था, किसके निर्देशन पर तैयार किया गया था। तो इसका आंसर जो है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाम क्या है, महबूब उल हक। तो डॉक्टर महबूब उल हक के निर्देशन पर ही यूएनडीपी ने प्रथम मानव विकास रिपोर्ट को तैयार किया था। तो आंसर क्या हो गया, महबूब उल हक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यूएनडीपी का पूरा नाम क्या होता है, ये भी आपको मिलेगा, आपके लिए टेंशन नहीं करना इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2004 के रिपोर्ट के अनुसार किस देश
कि मानव विकास सूचकांक का मूल्य सबसे अधिक है। यानी जो मानव विकास होता है ना, इस मानव विकास के सूचकांक के आधार पर मानव विकास का एक मूल्य निकाला जाता है कि कितना इसका मूल्य है, ये कितना ज्यादा विकसित है। तो जो 2004-5 में रिपोर्ट आया था ना, इस रिपोर्ट के अनुसार जिस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है ना, वह देश है नॉर्वे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, नॉर्वे। यानी 2004 के रिपोर्ट के अनुसार जिस देश के मानव विकास सूचकांक का मूल्य सबसे अधिक है ना, वह देश कौन था? नॉर्वे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 2004 के रिपोर्ट के अनुसार भारत के मानव विकास सूचकांक का क्रम कितना है। यानी 2004 में जो रिपोर्ट आया था ना, उसमें जो टोटल देश थे, उन देशों में भारत का स्थान कौन सा नंबर का था? तो भारत का जो स्थान था ना, वह था 126, यानी 126वां नंबर पे था। तो मानव विकास सूचकांक के मूल्य के आधार पर भारत का क्रम कितना था 2004 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 126, यानी ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक के मूल्य के आधार पर भारत किस प्रकार का देश है। यानी देखिए, ये क्वेश्चन होता है ना, एक मूल्य जो होता है, मूल्य निकाला जाता है ना, तो मानव विकास सूचकांक का जो मूल्य होता है ना, उस मूल्य के आधार पर दुनिया के सभी देशों को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3। तो ये जो 3 होता है ना, एक उसमें होता है, एक उसमें, इसमें बता दे रहा है, ऑप्शन में लिखा हुआ है इसलिए ऑप्शन पे बता दे रहा है। एक उसमें होता है विकसित राष्ट्र, दूसरा होता है विकासशील राष्ट्र, और तीसरा होता है पिछड़ा राष्ट्र। तो ये जो है ना, पहला क्या हो जाता है? पहला हो जाता है विकसित, और दूसरा हो जाता है विकासशील, और तीसरा हो जाता है पिछड़ा। तो आपके क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक के मूल्य के आधार पर भारत किस प्रकार का देश है। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा ना, वह हो जाएगा विकासशील। समझ में आ रही है? अब देखिए, विकासशील देश है कैसे? तो जब इसका मानव विकास सूचकांक का मूल्य निकाला जाता है ना, तो इसका मूल्य निकल के आता है 0.611। इसके मानव विकास सूचकांक का मूल्य कितना है? 0.611। समझ में आ रही है? अब देखिए, जिस देश का मानव विकास सूचकांक का मूल्य, अब ऐसे समझिएगा कि जिस देश का मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0.8 या इससे अधिक हो, तो उस देश को माना जाता है विकसित राष्ट्र। ठीक है? और जिस देश के मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0.5 से 0.8 तक होता है ना, उसे माना जाता है विकासशील। समझ आ रही है? और जिस देश का मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0.5 से कम होता है ना, 0.5 से कम होता है ना, उसे माना जाता है पिछड़ा राष्ट्र। समझ में आ रही है? तो जिस देश का मानव विकास सूचकांक का मूल्य कितना हो, ये 0.8 से अधिक हो, तो उसे क्या मानेंगे? विकसित राष्ट्र। और जिस देश का मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0.5 से 0.8 के मध्य हो, उसे क्या कहेंगे? विकासशील राष्ट्र। और जिस देश का मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0.5 या उससे कम हो, तो उसे मानते हैं पिछड़ा राष्ट्र। तो भारत के मानव विकास सूचकांक का मूल्य कितना था? अभी बताया 0.611। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत किस प्रकार का देश हो जाएगा? तो विकासशील राष्ट्र। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, विकासशील राष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ने पूछा है कि यूएनडीपी के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी। समझ में आ रही है? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे यूएनडीपी अपना मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है ना, उसी के आधार पर, उसी के तर्ज पर भारत अपना पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया था। तो इसका जो आंसर है ना, वो हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। तो इसका डी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 23 अप्रैल 2002 को। समझ में आ रही है? भारत अपना पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 23 अप्रैल 2002 ईस्वी। अब ये जब जारी किया गया था ना, तो उस टाइम देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए, ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। अभी बता दिए थे, कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 2002 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे था। यानी 2002 में जब मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था, तो उस टाइम में सबसे ज्यादा विकसित राज्य कौन था। तो आपका आंसर जो है ना, वो हो जाएगा केरल। समझ में आ रही है? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आपका केरल नामक राज्य जो है ना, ये 2002 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा विकसित राज्य था। समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं, यानी जहां पे बहुत ज्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है ना, उस राज्य को बीमारू राज्य माना जाता है। तो यानी जहां के लोग अपनी जरूरत की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ महसूस करते हैं, तो उस राज्य को बीमारू राज्य माना जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन इसका दिया है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश और सी उड़ीसा, और डी में क्या दिया है इनमें से सभी। तो ये जो राज्य है ना, बिहार हो या मध्य प्रदेश हो या उड़ीसा हो, ये या इसके अलावा एक राजस्थान हो, ये सारे के सारे राज्य किसमें आते हैं, बीमारू राज्य में। समझ आ रही है? तो ये जो है ना, ये तीनों के तीनों राज्य किसमें आ जाएंगे, बीमारू राज्य में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूएनडीपी ने अपना पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया था, यानी यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हिंदी नाम होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त यूनाइटेड राष्ट्र नेशन और विकास डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कार्यक्रम। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यूएनडीपी का पूरा नाम है। तो यूएनडीपी ने अपना पहला मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित किया था, तो इसका जो आंसर है ना, वो आंसर हो जाएगा सी, यानी 1990 ईस्वी में यूएनडीपी ने अपना पहला मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। चलिए ये समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था पूर्णतया किस पर आधारित है, यानी बिहार की जो अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था ये पूर्ण रूप से किस चीज पर आधारित है, यानी किस कार्य पर आधारित है या किस चीज पर आधारित है। तो इसका आंसर जो है ना, हो जाएगा कृषि पर। समझ आ रही है? बिहार में सबसे ज्यादा कृषि ही होता है, और यहाँ के अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान कृषि का ही होता है, क्योंकि यहाँ पे उद्योग धंधा वगैरह कुछ है ही नहीं। तो जो भी आधार है वो क्या है, कृषि है। तो इसलिए बिहार की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से किस पे आधारित है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा कृषि। समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार 2008-9 में बिहार का आर्थिक विकास दर कितना है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये किसी भी राज्य के विकास के दर को ज्ञात करता है कि उस राज्य में विकास की दर कितनी है, किस दर से वहां पे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो विकास के दर को ज्ञात करने वाले जो संस्था है ना, वो क्या है, सांख्यिकी संगठन, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के रिपोर्ट 2008-9 के अनुसार बिहार का आर्थिक विकास दर कितना है, तो इसका जो आंसर है ना, वो हो जाएगा 11.03%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ये उस समय यानी 2008-9 में जो विकास का दर सबसे ज्यादा था ना, वो था गुजरात का। ठीक है, गुजरात का सबसे ज्यादा विकास दर किसका था, गुजरात का। और गुजरात के बाद देश में सबसे ज्यादा विकास की गति किसी का था, तो वो था बिहार का। बिहार का स्थान उस समय क्या था, विकास की गति के दृष्टि से दूसरा स्थान था। समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11.03%। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है, यानी किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, वह हो जाएगा बी, यानी एपीजे अब्दुल कलाम जो है ना, ये कहे थे कि अगर भारत को विकसित बनाना हो या भारत का विकास करना हो, तो उसके लिए आपको बिहार का विकास करना क्या है, आवश्यक है। बिना बिहार के विकास के भारत का विकास संभव हो ही नहीं सकता। ये बात किसने कहा था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, यानी झारखंड जो राज्य है ये पहले बिहार का ही अंग था, ये बिहार से अलग कब हुआ। तो इसके अलग होने का जो समय है ना, वह है 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी, यानी झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि मानव विकास की मूलभूत आवश्यकता, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। तो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन में पहला है रोटी, दूसरा है कपड़ा, तीसरा क्या है मकान, और चौथा क्या है, इनमें से सभी। तो रोटी जो है, इसके बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। कपड़ा, इसके बिना मानव रह नहीं सकता है। और मकान नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये तीनों क्या है, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 52 नंबर में पूछ रहा है, कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति को प्रतिदिन के हिसाब से कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी ऊर्जा का मात्रा जो होता है कैलोरी,
एक गांव में रहने वाले व्यक्ति को रोज कितना कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा 2400 कैलोरी, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका डी। यानी एक गांव में रहने वाले व्यक्ति यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन के हिसाब से कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2400 कैलोरी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नरेगा द्वारा ग्रामीण मजदूरों को कम से कम कितने दिनों तक कार्य उपलब्ध कराया जाता है। यानी एक योजना है नरेगा, जिसका नाम क्या है नरेगा, ठीक है। तो इस नरेगा नामक जो योजना है या कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के तहत देश के जो ग्रामीण मजदूर है ना, इन ग्रामीण मजदूरों को कितने दिनों तक यानी कम से कम कितने दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है सी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी भुखमरी को देखते हुए उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक योजना चलाई जिसका नाम क्या रखा गया नरेगा। अब इस योजना के तहत सरकार को क्या काम करना था कि जो मजदूर है ना ग्रामीण मजदूर, उनको कम से कम 100 दिनों तक के लिए रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए। जो कार्य क्या था, कम से कम 100 दिनों तक के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 दिनों तक कार्य रोजगार उपलब्ध कराने के कार्य। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है ना कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, यानी ऐसे समझिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, समझ आ रही है, यह कब लागू किया गया था। यानी नरेगा जो आप अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यह जो एक्ट है यानी नरेगा जो है ना, यह नरेगा कब लागू किया गया था। तो नरेगा कब लागू किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है ना वह हो जाएगा ये फरवरी 2006 ईस्वी, यानी नरेगा को भारत में कब लागू किया गया था, तो फरवरी 2006 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे अच्छा सूचक किसे माना जाता है। यानी जो हमारा आर्थिक रूप से विकास हो रहा है, इस विकास के लिए सबसे अच्छा सूचक क्या होगा। तो इसका जो आंसर है ना वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय। समझ में आ रही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, यानी सबसे अच्छा सूचक क्या हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, यानी जो व्यक्ति पैसा कमा रहे हैं वो प्रत्येक व्यक्ति का आय कितना है वह आय। समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना था। यानी जो योजना आयोग था ना, जो 5 वर्षों के लिए योजना तैयार किया करता था, उसको भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था। तो हम पहले भी क्वेश्चन में बता चुके थे, जब योजना आयोग को बता रहे थे तो कौन सा आयोग बनाया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा नीति आयोग। समझ में आ रही है, जो 2015 में इसको कब बनाया गया था 2015 में, यही बताए थे। हाँ, और इसको योजना आयोग को भंग कब किया गया था, तो 2014 ईस्वी। तो 2014 ईस्वी में योजना आयोग को भंग किया गया और 2015 ईस्वी में कौन सा आयोग बनाया गया था, तो नीति आयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, नीति आयोग। समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है ना कि अर्थव्यवस्था के विकास किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हरित क्रांति जो है ना ये अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। यानी हरित क्रांति लाने का उद्देश्य क्या था, बिहार देश में कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना। तो कृषि उत्पाद किस क्षेत्र में आता है या किस क्रियाकलाप में आता है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन यानी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। यानी एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में किस चीज पर ज्यादा बल दिया जाता है, तो आंसर इसका जो होगा ना वो क्या हो जाएगा लोक कल्याण पर। क्या आंसर हो जाएगा लोक कल्याण। यानी देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है, तो निजी व्यक्ति का। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है ना ये किसका हाथ होता है, इस पे ये किसका स्वामित्व किसका होता है, तो सरकार का। तो जब भी सरकार कार्य करती है तो किसके लिए करती है, लोक कल्याण के लिए। तो इसलिए यह जो क्वेश्चन है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, यानी किस चीज पर बल दिया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा लोक कल्याण। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी, आंसर लोक कल्याण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें जो है ना वो दिया गया है, कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन, कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। यानी जो हम मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर देश के विकास की स्थितियों को देखते हैं ना, तो वह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। समझ आ रही है। तो ये जो है ना
ये इसका कार्य करता है यूएनडीपी। समझ में आ रही है? उस समय से हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? यूएनडी और पी को। यही क्या कर रही है? हर एक देशों के मानव विकास के सूचना, मानव विकास का स्तर को ज्ञात करिए। उस टाइम से यही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो यही क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ दिया है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? यूएनडीपी, यानी यूएनडीपी के द्वारा ही मानव विकास की रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी ना, उस योजना में किस चीज पे ज्यादा बल दिया गया था? तो उस योजना में दिया गया था प्रथम कृषि के विकास करना, यानी कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना में का उद्देश्य था? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत क्या किया गया था? कृषि के विकास पर बल दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए। समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर बल दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किस आयोग ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? यानी सतत पोषणीय विकास के जो अवधारणा है, परिभाषा है, वह किस आयोग ने प्रस्तुत किया था? तो इसका जो आंसर है ना, वह हो जाएगा ब्रोटलैंड आयोग, यानी सतत पोषणीय विकास। अब देखिए, पहला ये आपको सोच में आ रहा होगा कि ये क्या है, सतत पोषणीय विकास क्या है। तो इसको हम परिभाषा के तौर पे बता देते हैं, समझ लीजिए इसको, कि वैसा विकास जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं, वह विकास जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति किए बिना भविष्य की आवश्यकताओं को सुरक्षित किया जा सके। मतलब आप ऐसे समझिए, मतलब कैसे बोल रहे हैं, देखिए, वह विकास जिसमें भविष्य की आवश्यकताओं को के पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। जैसे कोई ऐसी आवश्यकता हो जिसका हमें भविष्य में भी जरूरत पड़ने वाली हो और अभी भी उसकी जरूरत हो, तो हम इस तरीके के विकास करें जिससे कि हमारा वर्तमान का भी विकास हो जाए और भविष्य के विकास का भी कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी भविष्य में भी हमारा विकास होता रहे और वर्तमान में भी आवश्यकताओं की पूर्ति होते रहे। तो इस प्रकार के जो विकास होता है उसे कहा जाता है सतत पोषणीय विकास, यानी भविष्य की आवश्यकताओं को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो इस प्रकार के विकास को हम लोग क्या कहेंगे? सतत पोषणीय विकास। तो इस सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? तो ब्रोटलैंड आयोग ने। ब्रोटलैंड आयोग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? जैसे हम लोग पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि पढ़े थे, वैसे ही इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इसका जो आंसर होगा ना, वह हो जाएगा 2007 से 2012 तक। समझ में आ रही है? यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। कितना अवधि था इसका? 2007 से लेकर के 2012 तक, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? 2007 से 2012 तक। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? यानी प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका जो आंसर है ना, वो राष्ट्रीय आय समिति हो। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय समिति। समझ में आ रही है मेरे साथियों? तो ये 64 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी आप राष्ट्रीय आयोग समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? तो प्रोफेसर महालनोबिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? मेरे साथियों, ये जवाहर रोजगार योजना क्या है? तो जवाहर रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य है कि बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। किसको? बेरोजगार जो लोग हैं ना, उसको क्या दिया जाए? रोजगार उपलब्ध कराई जाए। तो बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक योजना चली जिसका नाम क्या रखा गया? जवाहर रोजगार योजना। और यह योजना कब लागू हुई थी? तो इसका आंसर है 1989 ईस्वी। कब लागू हुई? 1989 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आंसर 1989 ईस्वी। यानी क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई या कब शुरू हुई? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1989 ईस्वी। मेरे साथियों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके पूरे एनसीईआरटी बुक से फर्स्ट चैप्टर का जितना सारा क्वेश्चन हो सकता है, सारा क्वेश्चन का निचोड़ हमने इससे निकाल करके रख दिया है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इस बात का पूरा भरोसा रखिए, इसको पूरा रख लीजिएगा। तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन है, आपका सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो मेरे साथियों, अगला वीडियो आपको अगला चैप्टर का मिल जाएगा, यानी एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है ना इकोनॉमिक्स का, उस चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। और अगर आपको वो भी वीडियो देखना है, अपना टारगेट जो बिहार बोर्ड 2026 का आपका 10th का टारगेट है, उसको अगर कंप्लीट करना है ना, बढ़िया से पास होना है ना, तो मेरे साथियों मेरे साथ अवश्य जुड़े, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर करें, ताकि उन साथियों तक भी यह वीडियो पहुंच जाए जो अभी तैयारी कर रहे हैं कि 2026 में हमको एग्जाम देना है, तो उनका भी हेल्प हो सके। इसके लिए इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।